जनमत पार्टी जैसे जिस तरह 46 साल के बाद 47 साल में कांग्रेस आई, तो लहर वो पैसे के बल पर तो नहीं आई, मुद्दा के बल पर आई। बहुदल मुद्दा स्वतः स्फूर्त संगठन गांव गांव में बन गया है कांग्रेस का उस समय। ये नहीं कि केंद्रीय समिति से कोई मिलने आए, लोग गांव में आए तो नहीं। उसी तरह जिस तरह और 63 में जो माओवादी का लहर आया, अभी भ्रष्टाचार के मुद्दा पर जो जनमत पार्टी आंदोलन शुरू की है, लीड कर रही है, उसके कारण अभी जो 18 जिले में सीमित है ये पार्टी, बाकी जिलों में जो 77 जिले हैं वहाँ स्वतः स्फूर्त जनमत पार्टी का संगठन बनने जा रहा है। वो मुद्दा मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। जो पार्टी और पार्टी अध्यक्ष फाउंडर जो ट्रैक रेकॉर्ड, अभी तो ये नहीं कि प्रॉमिस शायद अच्छा काम करे बाद में, वो प्रॉमिस भी एक प्रोजेक्शन प्रॉमिस वो अपने जगह पर, लेकिन अभी तो ट्रैक रिकॉर्ड है। मैंने कई बार कहा पहले, जनमत पार्टी का जो प्रथम महाधिवेशन हुआ जनकपुर में, उसका तुलना करिए अभी कांग्रेस का महाधिवेशन है, क्या है, क्या अवस्था। कहीं कोई इतना स्मूथली जो महाधिवेशन हुआ, मेरे पास वैसा दूसरा उदाहरण ही नहीं है। इतना अच्छा हुआ, इतना स्मूथ कहीं भी नहीं। सिर्फ नेपाल की बात मैंने कर रहा हूँ। उतना स्मूथ पार्टी महाधिवेशन मैंने कहीं, मेरे को मालूम नहीं है। मैं न्यूज़ बहुत फॉलो करता हूँ। नेपाल, इंडिया, यूएस, यूके, जापान, कहीं भी नहीं इतना अच्छा। तो ट्रैक रिकॉर्ड हुआ ना, तो ट्रैक। और ये देखिए, एक आदमी को नगर परिक्रमा कराया तो सब मीडिया आगे पीछे करने लग रही है, लेकिन उतना अच्छा महाधिवेशन हुआ तो एकदम ब्लैकआउट लगा, कुछ हुआ ही नहीं। एक कहावत है, अगर जंगल में एक पेड़ गिरे लेकिन किसी ने सुना नहीं तो पेड़ गिरा कि नहीं गिरा, वैसी बात। मेरे को बहुत ताज्जुब हुआ कि इतना अच्छा स्मूथ महाधिवेशन हुआ, इतना बड़ा महाधिवेशन, भव्य 12 बीघा मैदान। पूरे नेपाल में उतना बड़ा मैदान कहीं नहीं है। जनकपुर का जो 12 बीघा मैदान है बहुत बड़ा है। तो उतना बड़ा भव्य स्मूथ, उसका पॉलिटिकल मैनेजमेंट कितना अच्छा था। स्वेच्छा से लोग, ढेर सारे लोग, पार्टी अध्यक्ष सर्वसम्मत से, केंद्रीय समिति में भी बहुत सर्वसम्मत से आए, सीमित कंपटीशन से, एकदम वेल मैनेज्ड। महिला सहभागिता, ये नहीं कि टोकन महिला। और पार्टी में देखिएगा, पार्टी के नौते लोग रहेंगे, अपने वाइफ को किसी को रख देंगे कि लो महिला कोटा भी पूरा कर दो। नहीं, जनमत पार्टी में तो वास्तविक नेता लोग हैं, जो लोग बोलते हैं, इंटरव्यू देते हैं, मंच पर बैठते हैं, संगठन में जाते हैं। उतना अच्छा कोई महिला सहभागिता, वास्तविक जेन्युइन महिला सहभागिता किसी दूसरे पार्टी में नहीं है। नंबर 2 में शायद माओवादी हो, तो वो भी बहुत पीछे है। कौन है सेंट्रल लेवल का माओवादी में, कौन है महिला? एक का नाम आता है, और किसका नाम आता है? तो जनमत पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड बना हुआ है। अभी भी देखिए, आंदोलन जो है, नहीं तो आंदोलन हो जाता है तो लोग बाद में तो क्लेम करते कि मैंने किया। लेकिन ये इतना प्रिपेयर करके, वीडियो सब आ रहा है, सब फेसबुक पर वीडियो आ रहा है, आंदोलन की तैयारी के लिए जो प्रशिक्षण दे रहे हैं कार्यकर्ताओं को, उसका वीडियो सब आप फेसबुक पर दे सकते हैं। तो ट्रैक रिकॉर्ड हुआ ना कि जो काम कर चुकी है जनमत पार्टी, उसके आधार पर मैं प्रोजेक्शन कर रहा हूँ। और ठीक है, CK राउत कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से PhD किए, तो वैसे PhD करने वाले तो बहुत हैं, नेपाली ही बहुत हैं। कैम्ब्रिज जैसे ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड वगैरह वैसे टॉप 10-20 यूनिवर्सिटी से एडवांस डिग्री लेने वाले नेपाली ढेर सारे हैं। तो वो भी मायने रखता है। आपने अपना बौद्धिक क्षमता प्रमाणित कर दिया, उसको मैं छोटा बात नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं उसके आधार पर नहीं कर रहा हूँ। मैं जो पॉलिटिकल ट्रैक रिकॉर्ड है, जैसे कि मधेश अलग देश, CK राउत ने एनालिसिस करके निष्कर्ष निकाला कि मधेश
और मदेशी की अस्मिता के लिए, समानता के लिए, समृद्धि के लिए एकमात्र रास्ता मदेश अलग देश। यानी कि मदेशी के प्रति नेपाल में जो जितना भेदभाव हुआ है और जो स्थिति है वो औपनिवेशिक स्थिति है। मदेश पर शासन करने मदेश से बाहर के लोग आते हैं, जिस तरह ब्रिटिश भारत पर शासन कर रहे थे। तो एकमात्र रास्ता मदेश अलग देश। तो बहुत अच्छा एनालिसिस हुआ ना। वास्तव में मदेश के प्रति नेपाल में बहुत ज्यादा भेदभाव है, इतना ज्यादा भेदभाव है कि संघीयता समाधान नहीं है, उसका समाधान है मदेश अलग देश। तो वो एनालिसिस तो बहुत अच्छा था, अभी भी है। सिर्फ जो समाधान है, मेरा विमति एकमात्र था कि ठीक है, आप कह रहे हैं मदेश के प्रति, मदेशी के प्रति बहुत ज्यादा भेदभाव है, उसका एकमात्र समाधान है मदेश अलग देश। मेरा फर्क मत सिर्फ इतना है कि आप जितना कह रहे हैं मदेश और मदेश के प्रति भेदभाव है, मेरा मानना है उससे ज्यादा है। आप जितना कह रहे हैं ना, उससे ज्यादा भेदभाव है, इतना ज्यादा भेदभाव है कि मदेश अलग देश समाधान नहीं है। मदेशी को काठमांडू पर शासन करना होगा। मदेश अलग देश पर्याप्त नहीं हुआ, उससे एक कदम आगे बढ़ के मदेशी को काठमांडू पर जाकर जिस तरह लिच्छवी पार्ट 2 करना होगा कि फिर से आ गया लिच्छवी शासन करने काठमांडू पर। ढेर सारा वो चांगू नारायण मंदिर कॉन्क्रीट एविडेंस है, लिच्छवी ने जो शासन किया उसका अभी तक जीवित एविडेंस सब है काठमांडू उपत्यका में। तो मेरा सिर्फ एकमात्र विमत था कि आप कह रहे हैं मदेश अलग देश, मैं कह रहा हूं नहीं, मदेशी के प्रति भेदभाव उससे भी ज्यादा है, आप जितना कह रहे हैं उससे ज्यादा है। और समाधान मदेश अलग देश नहीं है कि मदेशी जाओ काठमांडू पर शासन करो, लिच्छवी पार्ट 2। यानी कि सीके राउत ने जो एनालिसिस किया और जो जिस कंक्लूजन पर पहुंचे उससे मैं असहमत न पहले था ना अभी हूं। मैंने कहा अरे यार, इतना अच्छा एनालिसिस है, इतना अच्छा विवेचना है, विश्लेषण है, बहुत अच्छा। उसका जो इंटेलेक्चुअल क्वालिटी है उस विश्लेषण का, वो तो रेड हॉट। मैं प्रशंसा करता हूं, मैंने पहले भी किया, अभी भी करता हूं कि नहीं, ये तो बहुत अच्छा विश्लेषण कर दिया आपने। तो भी ट्रैक रिकॉर्ड हुआ। तो अब जो रोड मैप है, अब तो ये कारवां जनकपुर से शुरू हुई है, जनकपुर में खत्म होने वाली नहीं। जनकपुर शुरुआती बिंदु है, पहुंचना तो काठमांडू है। लिच्छवी ने शासन किया काठमांडू पर, कमला नदी के किनारे पर कैंपिंग नहीं किया। तो ये जो आ रहा है ये आंदोलन, अब ये जनमत पार्टी अगर चाहे भी, जनमत पार्टी अगर केंद्रीय समिति का बैठक करके निर्णय करती कि नहीं है इसको हम 18 जिले तक सीमित रखेंगे, नहीं, आउट ऑफ कंट्रोल। अब जनमत पार्टी के काबू से बाहर हो गया ये बात, ये 77 जिले तक जाने वाली है। तो 18 जिले में बहुत मेहनत करके संगठन बनाए हैं, लेकिन बाकी जो 77 जिला है, लगभग कितना हो जाता है, 59, 59-60 जिला जो है, वहां पर स्वतः स्फूर्त संगठन बनने जा रही है जनमत पार्टी का, और किसका। तो मैंने महीनों पहले डिक्लेयर कर दिया कि मेरा 100%, अब जो 3 चुनाव आने वाली है उसमें 100% समर्थन मेरा जनमत पार्टी को है। तो कुछ दोस्त लोग हैं का, जैसे कतार से वीरेंद्र जी टाइम पर कहते रहते हैं, उनका बेसिकली कहना है कि ठीक है, आपने कहा 100% समर्थन है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं हुआ, दैट्स नॉट इनफ, उससे ज़्यादा चाहिए। तो मैंने कहा क्या चाहिए? तो डिजिटल बटालियंस का कॉन्सेप्ट है, और दूसरा है थिंक टैंक का। मैंने एक चैलेंज, और सिर्फ जनमत पार्टी वाले को नहीं, मैंने चैलेंज, मेरे जितने हैं, और नेपाली सर्कल जो है, नेपाल छोटा देश, मतलब प्रवासी नेपाली में, मेरे को याद है सन 2006 में उस समय ANA का एसोसिएशन ऑफ नेपालीज इन अमेरिका करके एक जुलाई 4 वीकेंड को साल में एक बार एक एनुअल कॉन्फ्रेंस US में होता था। तो उसमें जीवा लामिछाने, उपेंद्र महतो, ये सब आए थे। उस समय मैं उपेंद्र महतो नाम और चेहरा से जानता था, लेकिन मैंने जीवा लामिछाने का नाम ही नहीं सुना था।
तो 2-3 रोज का वीकेंड लॉन्ग कॉन्फ्रेंस होता है, तो मैं टहल रहा था कॉरिडोर में, बहुत बड़ी भीड़। तो एक आदमी मेरे से हाथ मिलाने आ गए, कहते हैं हम तो आपको जानते हैं, नेपाली में कहा है कि मतलब तो पहले चिन्छु। मेरे को आश्चर्य हुआ, मैंने भला कुसारी किया, ओथो जीवालाम छड़े। बाद में उन्होंने संजोग उनकी वाइफ जनकपुर से, भानु चौक, और जिस फैमिली से है वो मेरे, उस फैमिली मेरे 2 दोस्त हैं, हाई स्कूल के 2 दोस्त हैं। तो वो बाद में पता चला, बाद में मेरे से एक बार उसी वीकेंड में डिनर पर वो अपने फैमिली साथ आए, बीवी बच्चे साथ आए, मैं और मेरे को इनवाइट किए, तो डिनर मीटिंग हुआ, बात किए। तब मेरे को पता चला, रही आपकी वाइफ तो न तो जनकपुर से भी है, और जिस फैमिली से है उसमें तो मेरे 2 दोस्त हैं, हाई स्कूल फ्रेंड्स हैं उस फैमिली में। तो काठमांडू में मैं बहुत समय रहा हूँ, जितना समय मैंने नेपाल में गुजारा है उसमें आधा से ज़्यादा तो काठमांडू में। एक्सक्यूज मी। तो हैं हाई स्कूल सर्कल के दोस्त लोग हैं, विभिन्न समुदाय के हैं, न्यूयॉर्क सर्कल हैं। तो अभी तो ऑनलाइन फेसबुक मैसेंजर वगैरह के कारण तो लगता ही नहीं कि दूर है, ऑलमोस्ट डेली टच बेस होता रहता है लोगों से। तो मैंने उस सर्कल में एक बात उछाला कि क्या नेपाल में लगातार 20 साल तक 20% आर्थिक वृद्धि दर संभव है? मैंने प्रश्न किया। जिस सर्कल में किया उसमें एक है आशुतोष तिवारी, वो सेंट जेवियर्स के बाद हार्वर्ड पढ़े लोग हैं, और फेसबुक पर बहुत एक्टिव, डेली आते रहते हैं। मैंने जोक में उनके वॉल पर एक कमेंट लिखा था हाल ही में कि यार तू तो अब तो बराबर आते रहते हो मेरे फेसबुक वॉल पर, आई एम ब्लेमिंग द फेसबुक एल्गोरिदम्स। हमें एक कांग्रेशनल हियरिंग चाहिए, जो तो उनसे और उनके और लोग जो है, तो मैंने ये प्रश्न किया। तो पहला उनका रिएक्शन था आंसू का कि नहीं, ये संभव नहीं है। और मुझे आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक किसी भी देश ने वो नहीं किया। लगातार 20 साल तक 20% आर्थिक वृद्धि दर किसी ने नहीं किया आज तक। तो नेपाल में क्या संभव है? मेरा मानना है संभव है। तो उसके लिए मैंने कहा चलो एक थिंक टैंक बनाते हैं। तो थिंक टैंक 100% ट्रांसपेरेंट, 100% डिजिटल रहेगी। लेकिन वो थिंक टैंक में सहभागी होने के लिए जनमत पार्टी का समर्थक होना जरूरी नहीं है, कोई नेपाली होना भी जरूरी नहीं है, कोई भी आ जाए। बड़े बड़े दुनिया के बड़े बड़े इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के जो इकोनॉमिस्ट होंगे, जो गैर नेपाली होंगे, वो भी वेलकम, आइए। जो बात कभी नहीं हुआ है वो नेपाल में करके दिखाइए। तो मेरे को लगता है संभव है 20% लगातार 20 साल तक। तो जो ये थिंक टैंक का जो अवधारणा है, डिजिटल बटालियंस का अवधारणा पर जनमत के उपाध्यक्ष दीपक शाह और कतार से वीरेंद्र जी, वो सब थोड़ा होमवर्क कर रहे हैं, वो भी करना जरूरी है। लेकिन ये थिंक टैंक जो है, सो इसमें मैंने कह दिया कि इस जनमत पार्टी का समर्थक होना जरूरी नहीं है, नेपाली नागरिक होना जरूरी नहीं है। लेकिन मेरे को ये पूर्ण रूप से जानकारी है कि नेपाल के संदर्भ में जनमत पार्टी के अलावा कोई दूसरी पार्टी उसका उपयोग कर ही नहीं सकती है, उस पोजीशन पर है ही नहीं। यानी कि थिंक टैंक कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट होने के कारण नेपाल ही नहीं, किसी भी देश की किसी कोई भी राजनीतिक पार्टी चाहे तो उसका वो नॉलेज प्रयोग कर सकती है, और मैं चाहूंगा करे भी। लेकिन नेपाल में जनमत पार्टी के अलावा और कोई पार्टी उसका उपयोग करेगी, वो संभावना मैं देख ही नहीं रहा। उस राजनीतिक धारा पर वो खड़े ही नहीं है। तो जनमत पार्टी अफिलिएटेड थिंक टैंक न हो के भी इसका उपयोग करने वाली पार्टी जनमत पार्टी ही रहेगी, मेरा ये दृढ़ विश्वास है। माई पॉलिटिकल इंस्टिंक्ट, मैं जो पॉलिटिकल रीडिंग कर रहा हूँ नेपाल का राजनीति का, और जिस तरह जनमत पार्टी आ रही है, तो वही बेनिफिशियरी वही रहेगी। तो वही है चैलेंज कि लगातार 20 साल तक 20% आर्थिक वृद्धि दर संभव है कि नहीं, क्योंकि नेपाल से गरीबी खत्म,
और उदाहरण पेश करके कि हाँ नेपाल में ऐसे ऐसे हमने किया, कम्युनिकेशन प्रत्येक पग पग पर एकदम इमर्सिव डीप कम्युनिकेशन, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन करके, उदाहरण पेश करके बाकी दुनिया में, यार सबसे ज़्यादा गरीबी तो दुनिया में अभी इंडिया में बाकी है, सब सहारा अफ्रीका से ज़्यादा संख्या के हिसाब से सबसे ज़्यादा गरीब लोग भारत में हैं। तो नेपाल में उदाहरण पेश करके भारत में भी क्या, और भारत में काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो चीन ने गरीबी खत्म किया सिर्फ चीन में, लेकिन नेपाल में जनमत पार्टी के नेतृत्व में गरीबी खत्म करके, उदाहरण पेश करके बाकी सारे जो बाकी दुनिया में गरीबी है सब जगह खत्म किया जा सकता है। और दैट ग्लोबल डायमेंशन इज ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट टू मी। मेरे को उसमें मतलब बाकी दुनिया में भी गरीबी खत्म हो तो उसका लैब रहेगा नेपाल, तो जनमत पार्टी के नेतृत्व में काम होगा वो। तो उसके लिए सबसे कठिन पार्ट है राजनीतिक काम, जो कि सीके के नेतृत्व में जनमत पार्टी कर रही है। सबसे कठिन पार्ट वो है, हार्डेस्ट पार्ट। लेकिन उसका ये भी तजवीज है कि उसका प्री कंडीशन, नेपाल में लगातार 20 साल, 1-2 साल तो बिहार में भी हुआ था 20%, हाँ, लेकिन 1-2 साल नहीं, लगातार 20 साल तक 20% आर्थिक वृद्धि अगर संभव है तो सबसे कठिन पार्ट है पॉलिटिकल वर्क। और उसके लिए चाहिए क्या, तो जनमत पार्टी का लगातार 60% और अबव सीट, केंद्रीय संसद में जनमत पार्टी का 60-65% के ऑन पॉन में सीट चाहिए प्रत्येक चुनाव में। प्रथम चुनाव में चाहिए, उसके बाद प्रत्येक चुनाव में चाहिए, लगातार 20 साल तक, तभी संभव है। उतना पॉलिटिकल काम जनमत पार्टी को करना होगा। और अगर थिंक टैंक की बात, तो अभी रूडिमेंट्री अभी बात शुरू हो रही है, और ये भी बात शुरू हो रही है। मेरे को विश्वास है संभव है, अगर जनमत पार्टी उतना डिलीवर करती है तो वो बाकी काम किया जा सकता है। आई एम कॉन्फिडेंट। एक उदाहरण पेश हो जाएगा कि दुनिया में किसी भी देश में अभी तक नहीं हुआ है और नेपाल में हो रहा है कि लगातार 20 साल तक 20% आर्थिक वृद्धि दर, और उदाहरण पेश करके बाकी दुनिया में भी जहां जहां गरीबी है सब जगह गरीबी खत्म करना, उसी रास्ते पर चल के, तो बड़ा बात हो जाएगा ना। तो ट्रेजेक्टरी अच्छा है। अब आंदोलन शुरू हो गया है। मैं ये महीनों से पुश कर रहा हूं मैं इस बात को कि भ्रष्टाचार के मुद्दा को पकड़ के आंदोलन करिए करिए करिए, है ना। तो टाइमिंग की बात होती है, अभी राइट टाइमिंग है। आंदोलन का उभार ऐसे होना चाहिए कि आंदोलन के बल पर चुनाव शिफ्ट करिए, आंदोलन के बल पर लोग हॉर्न छाप कह करके आंख मूंद के वोट दे, हिमाल पहाड़ तराई सब जगह स्वीप, जैसा कांग्रेस ने नहीं किया 46 साल में, जैसा माओवादी ने नहीं किया 63 में, वैसा स्वीप। तो पॉजिटिव बात है। आई एम इम्प्रेस्ड। जनमत पार्टी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है राजनीतिक काम, मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड बन चुका है, और जो प्रोजेक्शन मैं कर रहा हूँ कि जिस रफ्तार से आ रही है वो यहाँ जाएगी, तो वो अब का चुनाव जनमत पार्टी का है।